मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। अभी आज जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो एडवर्ब चैप्टर के बारे में, एडवर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे। एडवर्ब चैप्टर में आज जो हम जिस चीज़ का डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा ऑलवेज और एवर। तो आज हम ऑलवेज और एवर के बारे में डीपली पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ऑलवेज के बारे में क्या है कि ऑलवेज इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑल द टाइम। ऑलवेज मतलब, जैसा कि हमको इसका मतलब हिंदी का अगर मीनिंग लगाया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा, है ना। तो ऑलवेज इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एट ऑल टाइम्स, एज एन एडवर्ब, ठीक ना। यानी वही मतलब है हमेशा के अर्थ में, एज एन एडवर्ब बिफोर अ मेन वर्ब और आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ऑलवेज का, तो बिफोर अ मेन वर्ब से पहले, बिफोर अ मेन वर्ब और आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही ऑलवेज गोज़ टू वर्क बाई ट्रेन। वह हमेशा ही काम पर ट्रेन से जाता है। तो ही ऑलवेज गोज़ टू वर्क, है ना। गोज़ है वर्ब, उससे पहले ऑलवेज आया, है ना। ऐसे ही द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, द सन ऑलवेज सेट्स यानी वर्ब से पहले ऑलवेज आया, है ना। ऐसे ही फिर ही इज़ ऑलवेज रेडी। अब यदि हेल्पिंग वर्ब है, इज़ मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इज़ के बाद आया, ठीक है। चलिए, नोट में है, इफ़ बोथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो द एडवर्ब ऑलवेज इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, ठीक ना। वही बात जो पहले बताया कि यदि दोनों होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे, तो दोनों के बीच में ऑलवेज का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी हमेशा ही मदद की है। तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, इसमें क्या है, हेल्प मेन वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में ऑलवेज। ऐसे ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे हमेशा ही एक कहानी सुनाया है, कहा है। तो ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी, टोल्ड हो गया वर्ब, मेन वर्ब, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें है ऑलवेज हो गया बीच में, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 2, ऑलवेज इज यूज इन द सेंस ऑफ अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन के अर्थ में भी ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, या वही है रिपीटेडली के भी अर्थ में, ठीक ना। अच्छा, ये क्या है, फॉर एक्सप्रेसिंग अनलाइकिंग एंड एंगर। कोई चीज़ जो नापसंद हो या गुस्सा वाली बात हो, उसको बताने के लिए हम लोग कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली के अर्थ में करते हैं। यानी बार बार करके, बार बार के अर्थ में ऑलवेज का प्रयोग हम लोग अनलाइकिंग या एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, ठीक ना। क्या बताएं कि अनलाइकिंग या एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए ऑलवेज का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, और वहाँ पे उस ऑलवेज का मतलब क्या निकल के आता है, अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस, आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विद योर ब्रदर। पहला बात कि कंटिन्यूस टेंस है, ठीक ना। तो कंटिन्यूस में देखो अनलाइकिंग चीज़ है, तो क्वारलिंग है अनलाइकिंग चीज़, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर यू ऑलवेज, कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब ऑलवेज का, कि आर यू रिपीटेडली क्वारलिंग विद योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई से बारंबार या बार बार लड़ते हो, है ना। यहाँ पर हमेशा से थोड़ा सा स्लाइट अंतर है यहाँ पे ऑलवेज के अर्थ में, कि यहाँ पे ऑलवेज का मतलब निकल के आ रहा है अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली, ठीक ना, बार बार के अर्थ में, ठीक है। चलिए, फिर है, माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। यानी कि माई सर्वेंट वॉज अगेन एंड अगेन डिमांडिंग मनी या रिपीटेडली डिमांडिंग मनी, बार बार पैसा मांगता था। अब हमेशा ही तो पैसा नहीं मांगेगा, जब भी सर्वेंट देखेगा तो हमेशा ही तो पैसा नहीं मांगेगा, तब तो उसको नौकरी पे रखेगा कौन। लेकिन ज़्यादातर टाइम बार बार पैसा मांगता है, तो यहाँ पे ऑलवेज का क्या मतलब निकल के आता है, रिपीटेडली, है ना। स्लाइड सा अंतर है लेकिन अंतर है, और उसको समझना है, ठीक ना। तो माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी
मतलब मेरा जो नौकर है था वो हमेशा ही या बार बार ही पैसा मांगता था, ठीक ना। तो कंटिन्यूअस टेंस में अनलाइकिंग या एंगर को शो करने के लिए हम लोग ऑलवेज का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे उसका अर्थ रिपीटेडली या अगेन एंड अगेन के अर्थ में आता है। क्लियर है? चलिए अब इसे नोट क्या निकल, इसमें एक और नोट क्या है अलग से कि यदि सेंटेंस में ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट हो, ठीक ना, तो ऑलवेज के पहले आकर के ये तीनों शब्द लग जाते हैं। कौन कौन से शब्द? ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट। ये जो तीनों शब्द हैं ये ऑलमोस्ट के ऑलवेज के पहले आकर के लग जाते हैं सेंटेंस में, ठीक ना। क्या देखें? द एडवर्ब्स ऑलमोस्ट, द एडवर्ब्स ऑलमोस्ट, नियरली and not can be used before the adverb always, ठीक ना। ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट जो है ये सारे एडवर्ब जो है वो ऑलवेज के पहले लग जाते हैं। जैसे ही इज़ नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, ही इज़ नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, वह संडे को हमेशा ही अपने घर पर नहीं होता है, ठीक ना। तो ऑलवेज के पहले लग गया नॉट। आई एम नियरली ऑलवेज एट माई रेजिडेंस इन द मॉर्निंग, मैं लगभग में हर दिन अपने आवास पे सुबह में रहता ही हूँ। तो आई एम नियरली ऑलवेज एट माई रेजिडेंस इन द मॉर्निंग। क्लियर है? चलिए तो इसमें हम क्या देखें, क्या क्या सीखे हैं, थोड़ा एक बार फिर से देख लें ऊपर से कि ऑलवेज में हम लोग क्या क्या देखें, ठीक ना। शॉर्टकट में ऑलवेज में देखिए कि हमेशा के अर्थ में ऑल द टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, एवरी टाइम या एट ऑल टाइम्स के अर्थ में आता है और ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल यहाँ पर है, ही ऑलवेज गोज टू वर्क बाय ट्रेन, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, या ही इज़ ऑलवेज रेडी, ठीक है। चलिए यही चीज़ था इसमें। फिर रूल नंबर 2 में था कि यदि अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली का अर्थ निकल के आता है ऑलवेज का, कब? जब इससे एक्सप्रेस करना हो अनलाइकिंग या एंगर को, और वो भी कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस टेंस में यदि अनलाइकिंग या एंगर को शो करना हो तो उसके लिए हम ऑलवेज का प्रयोग अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली के अर्थ में करते हैं, ठीक है। जैसे आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विद योर ब्रदर, या माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें कि कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट। ये जो एडवर्ब्स हैं तीनों, ये ऑलवेज भी एडवर्ब है और ये तीनों भी एडवर्ब है। ऑलमोस्ट, नियरली और नॉट, ये भी तीनों एडवर्ब है। तो ये तीनों जो एडवर्ब हैं ऑलमोस्ट, नियरली और नॉट, वो ऑलवेज के हमेशा ऑलवेज के पहले आकर के लगते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, या आई एम नियरली ऑलवेज एट माई रेजिडेंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए ऑलवेज में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एवर होगा। एवर को इसमें पढ़ेंगे। एवर मतलब क्या होता है? तो एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम, कभी भी, ठीक ना। एवर इज यूज इन द सेंस ऑफ एट एनी टाइम, यानी कि कभी भी, किसी भी समय, ठीक ना। और इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक ना। एवर एक ऐसा एडवर्ब है, एवर एक ऐसा एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? कभी भी, एट एनी टाइम, या किसी भी समय, कभी भी, ठीक ना। और ये निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, नथिंग एवर हैपन्स इन दिस विलेज, इस विलेज में कभी भी कुछ नहीं होता है। नहीं समझ में आ रही है बात? नथिंग एवर हैपन्स इन दिस विलेज, तो इस विलेज में कभी भी कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ऐसे ही हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या तुम कभी भी नेपाल गए हो? हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या तुम कभी भी, आज तक कभी भी तुम नेपाल गए हो, इसका ये मतलब है, ठीक है। चलिए एवर से रिलेटेड दूसरा रूल देखते हैं। एवर इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, एवर का अगर देखा जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री जैसा अर्थ रखता है, कभी भी, किसी भी समय नहीं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दोनों में करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज़ क्राइंग लाउडर देन एवर, वह रो रहा है
जितना आज से पहले रोया उससे ज़ोर से रो रहा है आज। ही इज़ क्राइंग लाउडर देन एवर, किसी भी समय कभी भी जो रोया है उससे आज जो रो रहा है वो ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है। ही इज़ क्राइंग लाउडर देन एवर, कभी भी जो वो रोया है आज से पहले उससे ज़्यादा ज़ोर से वो आज रो रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक ना। ऐसे ही दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर डेट आई हैव एवर सीन, यह सबसे बेहतरीन पिक्चर है जिसको कि मैंने आज तक कभी भी देखा हो, है ना, कभी भी देखा है ना। तो एवर इज यूज्ड यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री में देख रहे हैं, लाउडर के साथ में देन का भी प्रयोग हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में द बेस्ट के साथ में भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं एवर से संबंधित तीसरा नियम, एवर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट एनी टाइम बिफोर नाउ या देन, ठीक ना, विद द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। एट एनी टाइम बिफोर नाउ यानी अभी से कोई भी समय पहले, एट एनी टाइम बिफोर नाउ इस समय से कभी भी पहले, या ना एट एनी टाइम बिफोर देन कोई पास्ट का कोई टाइम हो, ठीक ना, उस समय से पहले कभी भी नहीं, पास्ट का भी कोई समय हो सकता है, उस समय से पहले कभी भी, तो उसके लिए हम लोग एवर का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में, तो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेस दैट आई हैव एवर सीन, ठीक ना। तो इट्स वन ऑफ द, इट्स यानी इट इज़ है, अच्छा वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर पीसीएन होगा, यानी कि नाइसेस्ट हाउसेज होगा, हाउस नहीं हो सकता है, यानी बहुत सारे घरों में से, बहुत सारे शानदार घरों में से एक बहुत सारे अच्छे घरों में से एक अच्छा घर है। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेज दैट आई हैव एवर सीन, मैंने कभी भी जो देखा है उस सब में से, कभी भी जो देखा है सबसे अच्छे घरों में से, अच्छे घरों को जो देखा है उस सब में से ये एक है। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेज दैट आई हैव एवर सीन, है ना। तो क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चीज़ है, आई हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। चलिए, रूल नंबर 4 इसमें क्या है, एवर इज यूज्ड आफ्टर द इंट्रोगेटिव वर्ड्स, एवर का प्रयोग हम लोग बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद में, व्हाट वाई व्हेन वेयर हाउ, इस सब के भी बाद में हम लोग एवर का प्रयोग कर देते हैं और उसका अर्थ कुछ वहाँ से अलग हो जाता है, ठीक ना। एवर इज यूज्ड आफ्टर द इंट्रोगेटिव वर्ड्स एज, जैसे देखिए व्हाट एवर का प्रयोग है ना, व्हाट एवर ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में प्रयोग आता है और इसका मतलब वहाँ पर होता है एनी और एवरी, ठीक ना। यानी व्हाट एवर का मतलब कि जो कुछ भी या किसी भी प्रकार का, जो कुछ भी, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ऐसा कहने का मतलब व्हाट एवर, जो कुछ भी या किसी भी प्रकार का। ऐसे ही है व्हाटसोएवर, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन और एडवर्ब तीनों के रूप में आता है, अलग अलग चैप्टर में इस सबको पढ़ेंगे वैसे भी। तो व्हाटसोएवर का मतलब यही होता है जो कुछ भी, है ना। चलिए, फिर है वेयर एवर का प्रोनाउन कंजंक्शन और एडवर्ब तीनों के रूप में प्रयोग होता है और इसका मतलब क्या होता है वेयर एवर जहाँ कहीं, है ना, वेयर एवर जहाँ कहीं। फिर ऐसे वेयर सो एवर, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग में आता है और इसका मतलब इन, टू और एट व्हाट एवर प्लेस, मतलब इसका मतलब जहाँ कहीं के अर्थ में आता है, जहाँ कहीं, ठीक है। चलिए, फिर देख रहे हैं एवर का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद में, वेन एवर मतलब एट एवरी और एनी टाइम दैट, या वेन, नो मैटर वेन, वेन एवर मतलब क्या हुआ, चाहे कभी भी या जब चाहे, है ना, जब चाहे कभी भी, ऐसा मतलब है वेन एवर। ऐसे ही वेन सो एवर भी है, इसका भी लगभग में सेम मीनिंग आता है, ठीक ना। चलिए, विच एवर का क्या मतलब हो जाएगा, कोई भी, चाहे कोई सा भी, विच एवर चाहे कोई सा भी, है ना, या जो कोई भी, ऐसा करके विच एवर का अर्थ निकल के आता है। चलिए, ऐसे ही विच एवर का भी सेम मीनिंग है, बस ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में आता है और लगभग में मीनिंग वही है, ठीक है। चलिए,
हु एवर का क्या मतलब होता है? हु एवर ये प्रोनाउन के रूप में आता है, एनी पर्सन हु या नो मैटर हु, हाँ। तो हु एवर का क्या मतलब हो गया? जो कोई भी, है ना, जो भी या जो कोई भी। ऐसे ही whom एवर का मतलब होता है, ये प्रोनाउन के रूप में आता है और इसका मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई या जो भी। दोनों का सेम मतलब में सेम मीनिंग है, या कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए, ऐसे ही whom so ever भी हम लोग सुनते हैं, और whom या होता है whom so ever मतलब जिस किसी को भी, जिस किसी को भी। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है ना, तो whom so ever जो है ये भी ऑब्जेक्टिव के ही फॉर्म में आता है, हु एवर के, ठीक ना। और इसका मतलब जो whom so ever का क्या होता है, हो जाएगा जिस किसी को भी, है ना। समझ आ रही बात? हु एवर मतलब जो कोई भी, और whom so ever या whom ever मतलब जिस किसी को भी, दोनों में फ़र्क है। हु एवर जो कोई भी, सब्जेक्टिव केस हो गया, और whom so ever या whom ever मतलब जिस किसी को भी, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव केस में को छुपा होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। फिर है हाउएवर। हाउएवर ये एडवर्ब भी है, हाउएवर जो है वो एडवर्ब है और कंजंक्शन भी है। दोनों का मतलब होता है कुछ भी हो, हाउएवर कुछ भी हो, या यद्यपि बोलते हैं, है ना, यद्यपि या जो कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक ना। हाउएवर यानी यद्यपि, ठीक ना। तो और हाउसोएवर जो है ये एडवर्ब है, इसका भी मतलब यद्यपि होता है, या कितना भी या कुछ भी हो, है ना। हाउसोएवर एडवर्ब है, मतलब सबका एक जैसा ही है, यद्यपि बोलो या कुछ भी हो, हाउएवर, है ना। चलिए, अब एवर से संबंधित पांचवा रूल देखते हैं। एवर इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ एट ऑल टाइम्स या ऑलवेज। ऑलवेज हम लोग पहले वाले नियम में देखे हैं, लेकिन एवर का प्रयोग भी ऑलवेज के अर्थ में होता है, एट ऑल टाइम्स होता है, लेकिन वो इस निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है। जैसे बोलते हैं फॉर एवर, या एवर आफ्टर, या एवर सिंस, या योर्स एवर। मतलब यहाँ पे एवर का क्या मतलब हो रहा है? हमेशा ही। योर्स एवर मतलब आपका हमेशा। नहीं, ये सब जनरली हम लोग लेटर के इस अंत में या एप्लीकेशन के अंत में लिखा करते हैं, ये सारी चीज़ों को, है ना, लेटर इस सब के अंत में लिखा जाता है। तो योर्स एवर मतलब हमेशा ही आपका, ऐसा। एवर सिंस मतलब उस समय के बाद से हमेशा, पास्ट टेंस में कोई समय होगा, उस समय के बाद से हमेशा, एवर सिंस। ऐसे एवर आफ्टर मतलब प्रेजेंट की भी बात कर रहा होगा इसमें, कि इस समय के बाद से हमेशा, एवर आफ्टर टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। ऐसे ही फॉर एवर का भी वही मतलब आता है ना। चलिए, रूल नंबर 6 में देखते हैं। समटाइम्स एवर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट ऑल टाइम्स या ऑलवेज विद एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल्स। एडजेक्टिव या पार्टिसिपल्स के साथ में हम लोग ऑलवेज के अर्थ में एवर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बोलते हैं एवर ग्रीन ट्रीज, यानी कोई ऐसा ट्रीज जो हमेशा ही हरियाली में हरा भरा रहता हो, उसको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एवर क्या है? एवर यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज ये एडजेक्टिव के रूप में आया है ना। ट्रीज नाउन हो गया, एवरग्रीन जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आ गया, उसको क्वालिफाइड, ट्रीज को क्वालिफाई कर रहा है, एवरग्रीन ट्रीज है ना। ऐसे ही हिज एवर लविंग वाइफ, यानी उसकी हमेशा ही प्यार करने वाली बीबी, नहीं, हिज एवर लविंग वाइफ, तो वाइफ नाउन, एवर लविंग एडजेक्टिव। ऐसे हिज एवर ओपन माउथ, उसका मुंह हमेशा ही खुला हो, जिसका मुंह हमेशा ही खुला रहने वाला हो, उसको हिज एवर ओपन माउथ बोलते हैं। ऐसे ही एन एवर इंक्रीजिंग डेट, यानी कोई ऐसा कर्ज जो हमेशा ही बढ़ने वाला ही हो, वो घटने का नाम नहीं लेता हो, उसको एवर इंक्रीजिंग डेट बोलते हैं, ठीक ना। जनरली लोग प्राइवेट बैंक्स के बारे में ऐसा, या बहुत सारा चीज़ जो होता है, सरकारी बैंक में बहुत सारा लोन सब है, जो अगर आप सही से समय से नहीं चुकाएं तो एवर इंक्रीजिंग डेट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग, आज के सेशन में हम लोग एवर, ऑलवेज और एवर के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े हैं। इससे डिटेल फिर कभी देखेंगे। वैसे
आज के सेशन में ऑलवेज और एवर से संबंधित इतना ही चीज़ काफ़ी है। इससे अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल कुछ पढ़ना हो तो आप आनंद इंग्लिश क्लासेस के ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद हमारे प्रीमियम बैचेज़ में आप इनरोल कर सकते हैं। तो आप सभी से हम लोग उस कोर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।